नमस्कार, मैं हूँ सिकता देओ और उड़ीसा की तरफ इस वक्त सबकी निगाहें हैं। आखिर वहां पर नई सरकार कब शपथ लेने वाली है, कौन वहां का मुख्यमंत्री बनने वाला है। काफी राजनीतिक हलचल है क्योंकि बड़ा उलटफेर वहां हुआ है। बीजेडी को नकार कर पहली बार जनता ने, वोटरों ने बीजेपी को चुना है। चाहे अपने सांसदों के चुनाव को लेकर ये मामला हो या फिर विधायकों को, तो पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी और पहली बार 20 बीजेपी के सांसद लोकसभा ओडिशा से पहुंच रहे हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। राजा राम सतपथी और अक्षय कुमार साहू, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, भुवनेश्वर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजा राम जी, बहुत बड़ा उलटफेर राज्य में हुआ है, इसकी बड़ी वजह आप इस वक्त क्या मान रहे हैं? हाँ, जरूर। पिछले 25 बरस नवीन पटनायक की बीजेडी सरकार उड़ीसा में था और आप देखे होंगे जब भी इलेक्शन हुआ था वही बीजेडी, वही नवीन पटनायक। सब लोग, कुछ लोग पूछ रहे थे कि इतना सब होने के बाद उड़ीसा को मिलता क्या है, क्यों उड़ीसा डेवलपमेंट पैरामीटर्स में नीचे है। चाहे वो फार्मर्स का इश्यू हो, फार्मर्स का इनकम का इश्यू हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, नीति आयोग की रिपोर्ट आप देख लीजिए, सब में आप देखेंगे तो डेवलपमेंट पैरामीटर्स में उड़ीसा जैसे भी था वैसे ही है। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ। जब भी कोई पूछता था बीजेडी सरकार को, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको ये पुरस्कार मिला, वो दिल्ली से वो मैगजीन आया था, हमको ऐसा नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बनाया। सही है, आप जितने बार नंबर 1 होंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आखिर लोगों को क्या मिलता है इतने सब देने के बाद। 2024 इलेक्शन ये एक रिजल्ट है जो आदमी को मैंने सारा उड़ीसा में लोगों को मन में जो एक आक्रोश था सरकार की खिलाफ में, वो आक्रोश का प्रतिफलन है। एक्चुअली ये इलेक्शन वो आक्रोश का एक मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि क्योंकि बीजेडी का पास सब कुछ है, उनका पास पैसा है, उनका पास गुंडा लोग भी है, उनका पास पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर, ऐसे कुछ भी नहीं है जो उनका पास नहीं है। लेकिन लोगों ने इस बार डिटर्मिनेशन के साथ कि पोलिंग बूथ को गए और बोले कि हम कमल में बटन दबाएंगे। इसका वजह ये था, सिर्फ अगर आप ढूंढेंगे तो क्यों ऐसे हुआ, इसका वजह सिर्फ ये ही है कि लोगों ने खुश नहीं थे ये सरकार के ऊपर। कुछ नहीं करता है, बड़ी बड़ी बात करते हैं, इसीलिए बीजेपी को उन्होंने जिताया। और ये कुछ कम नहीं, इतना 25 इयर्स ये सरकार बिल्कुल। था, इसीलिए ये कुछ माने काफी बड़ा डेवलपमेंट ये है। अक्षय जी, कल से आज में हमने जो तस्वीरें देखी हैं, जब अपना इस्तीफा लेकर नवीन पटनायक गवर्नर के पास पहुंचे तो वीके पंडियन उनके साथ नहीं थे। फिर उन्होंने जब पत्रकारों से बात की कि उनकी हार पर वो चर्चा करेंगे अपने विधायकों के साथ, तब वीके पंडियन उनके साथ नहीं दिखे। तो इन दो तस्वीरों में अगर वीके पंडियन नवीन पटनायक के पीछे नहीं थे कल से आज में, तो यानी क्या नवीन पटनायक को ये एहसास हो गया है कि ये जो हार हुई है उसमें बीजेपी ने जिस तरह से पंडियन को मुद्दा बनाया था और वही मुद्दा उनके लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हुआ? देखिए, नवीन पटनायक जी को अच्छी तरफ से पता है, क्योंकि अभी लोगों का आक्रोश बीके पांडियन के ऊपर है और उड़ीसा का लोग और नहीं चाहते हैं नवीन पटनायक के साथ लोग पांडियन को देखने के लिए। तो ही मस्ट हैव दैट इंटेलिजेंस इनपुट्स विद हिम, और इसीलिए कल जब वो मिल रहे थे अपने नवनिर्वाचित जो एमएलए सीनियर लीडर्स हैं, वो टेक्निकली वो उसको अलग रखा। लेकिन हमारे पास जो खबर है, वीके पांडियन वाज वेरी मच प्रेजेंट इन नवीन निवास चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंस। तो वो स्ट्रेटेजिकली एंड टेक्निकली वो उधर वो जो मीटिंग में नहीं थे।
लेकिन अभी देखना है वीके पांड्यन को छोड़ के वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं अपना जो राजनीतिक कार्यक्रम को आगे लेने के लिए। सबको ये पता है जो पहले वो प्यारी मोहन महापात्र की एक बंदे थे जिसके ऊपर निर्भरशील थे। उससे पहले अशोक पंडा जो उनका मंत्री उनका काउंसिलर मिनिस्टर्स में एक व्यक्तित्व है। ही वाज कॉलिंग द शॉट्स फ्रॉम बिहाइंड द सीन। तो उनका नाम आज हम ले रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है 1997 से 2000 ऑलमोस्ट 2002 तक वो उनका पीआर स्ट्रेटेजी बनाते थे। तो अभी पीआर स्ट्रेटेजी प्लस पॉलिटिकल एक्टिविटीज का वो स्ट्रेटेजी करते थे। जी तो अभी कौन है वो आदमी जिसके ऊपर ऊपर निर्भर करेंगे। अभी कुछ लोग ऐसे चुन के आए हैं विधायक के नाते। तो दो चार ऐसे बंदे हैं जो क्या कर सकते हैं, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन वो जो दो चार बंदे हैं जैसे प्रताप देव का नाम एक बंदा है, अरुण साहू, देन प्रसन्न आचार्य। तो उनमें से किसी को अभी ज्यादा बिलीव करें वो देखने वाली बात है। तो अगर किसी को छोड़ के तो पॉलिटिकल एलिमेंट्स को छोड़ के वो आगे नहीं जा सकते हैं। और जो अपना अभी वो तो पहले थे अपोजिशन में, पहले अपोजिशन था, फिर आप आगे फिर सत्ता में आ गए, अभी अपोजिशन में। तो अपोजिशन में जब थे उस समय एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी था, वो लोग सब कुछ मैनेज कर रहे थे। अभी तो जी कमिटी नहीं है, उसको खुद को हैंडल करना पड़ेगा। तो कैसे हैंडल करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, जिसके ऊपर निर्भर करेगा वो पैंडेमिक का प्लेस होगा। अगर वो ऑफिसर होगा तो अभी रिटायर्ड ऑफिसर होगा फिर तो वही मुसीबत होगा। और एक पॉलिटिकल लीडर्स को वो चुनेगा तो वो पैंडेमिक का जगह लेगा। तो देखना है बात, ये देखने का बात है को किसी को चुनता है और उनको एडवाइज करने के लिए। तो अभी जी नवीन पटनायक तो का आप क्या जो एक सोचना है? अहम बात आपने कहा, एक अहम बात की जो विरासत है या फिर जो लेगेसी है या फिर पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है तो पॉलिटिकल वर्कर, एक पॉलिटिकल लीडर को नवीन पटनायक को ये जिम्मेदारी देनी होगी। क्योंकि हम जानते हैं एक तरफ उनका हेल्थ है, उनकी उम्र भी है, तो एक तरफ से हेल्थ इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। जो इश्यू को लेकर वो आगे धीरे जाना धीरे धीरे पॉलिटिकल। धीरे दूसरी बात अक्षय जी, धीरे धीरे दूसरी पीढ़ी को अपनी पार्टी के अंदर उनको तैयार भी करना होगा। तो राजा राम जी जो बड़ी बात कर रहे हैं अक्षय जी कि उनके पार्टी के अंदर वो नेता कौन से हो सकते हैं जो इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे बीजेडी के अंदर। आपको क्या लगता है बीजेडी में वो कौन से नेता हैं जो बीजू जनता दल को आगे ले जा सकते हैं? और एक तरह से आत्ममंथन इस वक्त होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स नहीं, नेता और पॉलिटिकल वर्कर्स इस पार्टी को चलाएं। आप बीजेडी या बीजेपी किसका बात बीजेडी, कर रहे हैं? बीजू जनता दल, बीजू बीजेडी। जनता दल या हाँ, बीजेडी का बात अगर आप करेंगे तो बीजेडी का फ्यूचर इतना कुछ ज्यादा दिखता नहीं, क्योंकि बीजेडी में और लीडर्स कोई नहीं है। नवीन पटनायक जब 2000 में आए थे और जब चीफ मिनिस्टर बने, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उनका देखेंगे तो वो डे 1 से शुरू से दल में जितने लोग सब थे पोटेंशियल लीडर्स, उनको सब नवीन पटनायक ने सोचा कि वो आज नहीं तो काल मेरे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अगर काल आज नहीं तो काल तो जरूर लोगों को पता चलेगा कि आई एम नॉट एबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्पिटेंटली, आई एम नॉट एन एफिशिएंट लीडर। ये सच है कि उनका पिताजी का नाम बिजू पटनायक था, वो एक ओडिशा का आइकन है। उनके जाने के बाद जनता दल ने अपने आप तैयार नहीं कर सके कि लीडर कौन बनेगा, इसीलिए उन्होंने ढूंढने लगे कि किसी एक आदमी को पकड़ा जाए जिसका नाम में कम से कम बिजू पटनायक का स्टाफ है। तो जी उनको मिला कि नवीन पटनायक। तो उन्होंने जाके नवीन पटनायक को लेके आए दिल्ली से यहाँ उड़ीसा और उनको बीजेडी का मुखिया बना दिए। आप तो मुखिया तो बन गए, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? वो काम शुरू से यही किया। अगर आप बीजेडी का हिस्ट्री देखेंगे तो 2000 से लेकर आज तक उन्होंने इसी काम में लगे हुए थे। दूसरा चीज, सिचुएशन ऐसा हो गया कि आप देखेंगे ये 2024 इलेक्शन में सिर्फ पांड्यन और नवीन पटनायक और कोई नहीं थे
जो इलेक्शन कैंपेन में जाके खड़ा होके कुछ बोले। ऐसे कि फेज 1 का इलेक्शन के बाद जो लोग पार्टी का लीडर कंटेस्ट कर रहे थे वो दूसरा जगह में गए नहीं। फेज 2 का वो भी गए नहीं। पांडियन पूरा स्टेट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पार्टी को और चीफ मिनिस्टर को ऐसा कब्जा करके रखा था कि उन्होंने किसी को अलाउ भी नहीं किया इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आज देखिए नवीन पटनायक का स्वास्थ्य का अवस्था ठीक नहीं है, उनका हेल्थ ठीक नहीं है। हर आदमी को ऐसे ही होता है, जब उम्र बढ़ जाता है हेल्थ तो डिक्रीज करेगा ही करेगा। लेकिन नवीन पटनायक आज ये सिचुएशन में नहीं है जो पार्टी को लीड करेंगे, क्योंकि पार्टी बिल्कुल डिमोरलाइज्ड हो गया है। तीसरा चीज, जो लोग बोलते हैं कि पांड्या ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ। मैं पांड्यान को भी दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि पांड्यान कौन है? पांड्यान तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं ना। नवीन पटनायक तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और नवीन पटनायक तो बीजेडी का लीडर है। अगर बीजेडी को कैसे आगे लेके जाना है, ये तो नवीन पटनायक का जिम्मेदारी है। अगर आप जिम्मेदारी से भागे और एक ऐसे के आदमी के ले आए जो सारा उड़ीसा में एक ऑटोक्रेटिक रूल शुरू कर दिया, तो आप क्या कर रहे थे? बीजेडी का जितने मिनिस्टर्स वो क्या कर रहे थे? बीजेडी का जितना एमएलए थे क्या कर रहे थे? बाकी नेता क्या कर रहे थे? मीडिया क्या कर रहा था? सिविल सोसाइटी क्या कर रहा था? किसका मुंह में जोर नहीं था कि एक आवाज तक से उठाए? मीडिया भी ऐसी था। अगर इस हालत में कोई आके इंग्रेज शासन जैसे चल रहा था ऐसे कर दिया, तो आप दोष उनको देंगे या नवीन पटनायक को देंगे या उड़ीसा का आदमी को दोगे? इसीलिए मैं सोचता हूँ नवीन पटनायक जब 2000 में आया, आप देखे होंगे, प्यारीमोहन महापात्र वाज रूलिंग द स्टेट। सेक्रेटरी से फाइल लेके उनका पास जाते थे। प्यारीमोहन महापात्र सब कुछ कर रहे थे। उस वक्त भी कोई पूछा नहीं कि आप कौन है, आप तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप तो एमएलए नहीं है ना। कोई पूछा नहीं। आखिर में क्या हुआ, जब नवीन पटनायक ने देखा कि प्यारी अब तक काम कर रहा है, कुछ साल के बाद नवीन पटनायक अचानक सोचा कि ये आदमी आज नहीं तो काल मेरे लिए खतरा पैदा कर सकते। उनका एक ही मकसद था, कुर्सी बचाना। अगर पूरा 25 बरस में अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड को आप एनालाइज करेंगे तो इसी नतीजे में जरूर आप पहुंचेंगे कि ये ऐसे टाइम में उड़ीसा का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जिसका एक ही मकसद था, कुर्सी बचाना। कुर्सी बच गया, 26 बरस 25 बरस तो कुर्सी बच गया, लेकिन एक ना एक दिन लोगों का दिल में आया, दिमाग में आया, ये आदमी हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमारा अस्मिता, उड़ीसा का स्वाभिमान को ये ठोस रहे हैं। इसीलिए उनको अगेंस्ट में वोट दिया। अगर आप आज पूछेंगे बीजेडी का हालत आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो पार्टी इज हेडिंग फॉर ए डिजास्टर। बीजेडी विल डाई डाउन। बीजेडी में और कोई नहीं है, नेता कोई नहीं है। और पांड्या तो गया स्कूल में। बिल्कुल राजा जी, आपने ठीक कहा कि वोटर सब जानता है, जनता सब समझती है और अपने वोट के जरिए, अपने फैसले के जरिए ये संदेश बीजू जनता दल को मिल गया है। अब ये जिम्मेदारी आई है भारतीय जनता पार्टी के पास और नई सरकार उनकी बन रही है। अक्षय जी, सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी जो नई सरकार की होने वाली है, बीजेपी सरकार की, वो क्या होने वाली है आपके मुताबिक? देखिए, इससे पहले मैं एक बात पे थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। नवीन पटनायक का जो हॉलोनेस है, इस बार प्राइम मिनिस्टर जो उसको सामने लाए है। वो हॉलो बात ये है, नवीन पटनायक डेस्परेटली लैक्स सब्जेक्ट नॉलेज। उनका वो किसी की सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज नहीं है, इसीलिए हर वक्त वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर निर्भर करता था। और he is not in a position to speak for 2-3 minutes on a particular subject without referring to newspaper, without referring to written papers. तो इसीलिए बीजेडी ने शुरू से 1997 से एक स्लोगन कॉइन किया उड़िया में। वो स्लोगन था कथा कम कामो बेसी, जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ऐसे, बातें कम काम ज्यादा। तो वो जो स्लोगन को
वो पब्लिसाइज कर रहे थे रेगुलरली इन द फॉर्म ऑफ हम्म। एडवर्टाइजमेंट्स, गिविंग crores of तो rupees from अक्षय the जी, मेरा state सवाल भी वही है कि नई सरकार को अभी कथा कामों बेसी करना होगा, तो वो कौन से काम हैं जिस पर देखिए जोर देना होगा नई सरकार? देखिए पहले तो यहाँ जो जिसके ऊपर बीजेपी ने फोकस किया है, यहाँ का जो बेरोजगार है वो समस्या को एड्रेस करना होगा। जो इरिगेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, इरिगेशन के बिल्कुल इम्प्रूव नहीं किया है। फिर जो हम्म। मास माइग्रेशन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो रहा है, इंक्लूडिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अर्बन चीफ मिनिस्टर गंजा, उसको वो समस्या को उसका हल निकालना है। फिर यहाँ जो आपका डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज के बारे में बोले थे, आपका प्राइम मिनिस्टर बोले थे, यहाँ हाँ। बड़ा-बड़ा इंडस्ट्री आ गया, लेकिन डाउनस्ट्रीम व्हिच जनरेट्स more job opportunities for local youths, that didn't हम्म। happen actually. Now the new government has to ensure that downstream industries come up in large number so that the जी। local youths they get employment here. So ये जी। सब चीजें देखना पड़ेगा। और जो रूरल एरियाज में जो स्कूल्स है, वो स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल नहीं हुए, तो यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो नेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाते हैं। जो आपका हाँ। जेईई हो, एनआईटी हो, उसमें कम्पीट नहीं कर पाते हैं। वो उसको कैसे आगे लिया जा सकता है। और जो पेरिफेरी में जो हॉस्पिटल्स है, वहाँ क्रिटिकल केयर अवेलेबल नहीं होता है। रिसेंटली पुरी हम्म। में एक एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी बहुत तस्वीरें सारे बार आदमी बार नेशनल मीडिया, मेडिकल फैसिलिटीज की तस्वीरें तो अक्षय जी नेशनल मीडिया में भी बार बार छाती रही हैं। अंदरूनी इलाकों में, खासतौर से उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में क्या व्यवस्था है, ये सब हम जानते हैं। राजा राम जी, नए सीएम की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए इस वक्त ओडिशा के लिए? देखिए, उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है। आज भी अगर 30 साल पहले अगर आप भारत में जितना स्टेट्स है उनको मेरिट में 1 2 3 4 अगर लिखेंगे तो उड़ीसा का पोजीशन नीचे था। आज अगर देखेंगे तो वही है, ऊपर गया नहीं। तो इसीलिए नई सरकार का काफी जिम्मेदारी रहेगा, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे। वो सिर्फ उनको काम नहीं करना है, काम तेजी से करना है। ऐसे नहीं कि काम हम कर दिए, प्रचार के लिए, पब्लिसिटी के लिए कुछ बोल देते हैं, वो तो सही है, लेकिन काम आपको करना है, जोर से करना है, सही ढंग से भी करना है। ये नहीं कि ऐसे भी फाउंडेशन स्टोन बना दीजिए, ये बिल्डिंग बना दीजिए, वो 6 महीने में गिर के गया, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। सॉलिड काम होना चाहिए, ठीक टाइम में काम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। दूसरा चीज, क्या काम करना चाहिए? उड़ीसा के लोग का हालत आज आप देखिए, जिसने जिसने पढ़े लिखे बच्चा, लड़के हैं या लड़की है या अनपढ़ लोग जो भी है, किसी के लिए कुछ भी अपॉर्चुनिटी उड़ीसा में नहीं है। ना मैनुअल लेबर की स्कोप है ज्यादा। अगर मैनुअल लेबर की स्कोप ज्यादा होता तो सोचिए, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल माइग्रेट टू अदर स्टेट्स इन सर्च ऑफ जी। वर्क। क्यों जाते हम्म। हैं? अगर हम्म। मैनुअल लेबर के लिए, डेली वेज के लिए यही अगर मिलता होगा तो कोई आदमी कोई क्या अपना इतना घर क्यों दूर जाने छोड़ता का है? आवश्यकता है? बिल्कुल। हम्म। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि एजुकेटेड लोग जो है कहाँ जाते हैं? कहाँ? हैदराबाद जाते हैं, केरल जाते हैं, तमिलनाडु, कहीं कहीं जाते हैं। उड़ीसा में तो कुछ नहीं है ना। आपने तो सब विश्व स्तरीय, वर्ल्ड क्लास, तो सरकार जो था बीजेडी का, सब कुछ वर्ल्ड क्लास। अरे यार, वर्ल्ड क्लास तो इतने लोग क्यों जा रहे? चीफ मिनिस्टर का ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंजली, जहां से वो लगातार 2000 से आज तक इलेक्टेड हुए हैं। हालत उधर क्या है? आप जाइए, हर गांव का आप जाइए, हिंजली में देखेंगे लोगों का घर में ताला लटका हुआ है। कहाँ गए? न सूरत गए। क्यों यार? ना यहाँ तक कुछ काम नहीं है। अरे, चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी का हालत ऐसा है तो उड़ीसा का क्या होगा? आप देख लीजिए खुद। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नई सरकार की जिम्मेदारी काफी बड़ा है। दूसरा चीज ये है कि कैसे काम करना चाहिए। ऐसा काम पहले होना चाहिए जिसमें कम से कम एग्रीकल्चर फार्मर्स को मुनाफा कुछ मिले। दूसरा ये चीज है कि जो रेगुलर डेली वेजर्स जो है उनके लिए भी काम मिलना चाहिए। फार्मर तो उड़ीसा का 60% से ज्यादा आदमी सोल डिपेंडेंस करते हैं एग्रीकल्चर में। उनके हम्म। लिए कोल्ड स्टोर भी बनानी 25 साल में। अगर आप कैश क्रॉप बनाएंगे तो कहाँ हम्म। बेचेंगे? मार्केट तो हम्म। इतना जल्दी नहीं ना।
जमीन से लाए और मार्केट में दे देंगे। कम से कम आपको कोल्ड स्टोर चाहिए। अगर कोल्ड स्टोर वेस्ट बंगाल में है, वहां से आलू और बाकी तक प्याज और कुछ भी आता है इधर, अगर कोल्ड जी स्टोर रांची में है, कोल्ड स्टोर आंध्र में है, उड़ीसा में क्यों बन नहीं पाएगा? क्या क्या प्रॉब्लम है? तो राजाराम जी इसीलिए आप मैं ये कह बोलता हूँ। रहे जी जो हाँ, बड़ी बात इसलिए आप मैं कह रहे बोलता हूँ कि इसलिए बोलता हूँ कि नई सरकार ऐसे काम पहले करे सीरियसली करना चाहिए जो लोगों को कम से कम राहत मिले। जी, तो आपने एक बड़ी बात कही है कि नई सरकार की जिम्मेदारी ये होगी कि वो काम करे और तेजी से काम करे ताकि लोगों को राहत मिले। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने एनडीटीवी के लिए वक्त निकाला और ये समझाया कि जमीन पर इस वक्त कितना काम होना जरूरी है और नई सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। राजाराम सतपथी जी और अक्षय कुमार साहू जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। धन्यवाद।